नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बांद्रा ईस्ट के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से हमें जानकारी मिली कि इलेक्शन का तो दौर चल ही रहा है और बांद्रा ईस्ट जो है बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, जहां पर जिशान सिद्दीकी एमएलए है और फिर दोबारा से वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट्स की, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवार भी जो है फील्ड में मौजूद है और अपना काम करे। अनवर शेख जी हमारे साथ में, जिन्होंने नॉमिनेशन किया है आजाद उम्मीदवारी का। कुछ सवाल जो है आजाद उम्मीदवारी को लेकर के ही मैं अनवर शेख जी से करूंगा। अनवर शेख जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज जो है इस विधानसभा के अंदर कंपटीशन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो इसके बीच में जो है आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे भी इलेक्शन में जाना चाहिए? भाई, पहली बात तो मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था और मुझे इलेक्शन लड़ने में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। जब मुझे पता चला कि जिशान सिद्दीकी साहब ने अजीत दादा पवार को ज्वाइन किया, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बीजेपी ज्वाइंट है। इनको वोट जो गिरेंगे हमारी कौम का, वो बीजेपी को वोट गिरेगा। जो पार्टियां गुस्ताखे रसूल के वक्त आवाज किसी ने भी नहीं उठाया, आज मुझे तकलीफ इसी बात की है। मैंने जो फॉर्म भरा, वो जब डिक्लेयर हुआ कि जिशान सिद्दीकी ने अजीत दादा पवार ज्वाइन किए, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया, उसी वक्त जाके मैंने फॉर्म लिया, उसी वक्त दूसरे दिन मैंने फॉर्म का फिलअप किया। क्यों? मैं वो लोगों, जो मुसलमान जो वोट देगा, वो वोट डायरेक्टली बीजेपी पार्टी को जाएगी जो गुस्ताखे रसूल है। तो ये साथ खुद तो आवाज नहीं उठा पा रहे, वो उनकी मजबूरी है, क्या वो समझे वो, लेकिन सारे मुसलमानों को गुनाह के तगार पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? अनवर भाई, आप कह रहे हो कि जिशान सिद्दीकी जब अजीत दादा गुट में गए, वो बीजेपी का ही अलायंस है, लेकिन ये बात आपको कब पता चली? इलेक्शन तो अभी 10 दिन पहले से डिक्लेरेशन में आया, ये बात आपको तो पहले से पता थी ना? नहीं, पहले से कहाँ पता थी? वो तो कांग्रेस आई में थे, उनका सब ब्लॉक देखो कांग्रेस आई का था। एक दिन पहले उनको टिकट डिक्लेयर हुआ अजीत दादा पवार से। जब मुझे पता चली, जब उसी वक्त जाकर मैंने वो फॉर्म लिया, वो सारे प्रोसीजर मैंने की। मुझे तो वो पहले से मालूम ही नहीं था ना। हम तो यही जान रहे थे कांग्रेस से, तो हम भी एकदम शांत बैठे थे आराम से। इनडायरेक्टली सारे मुसलमानों को गुनाह के तगार पे खड़ा कर रहे हैं वो। उनको क्योंकि वो वोट अगर उनको जाएगा तो सीधी सीधी बात है, वो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। अब बीजेपी क्या कर रही है मुसलमानों के साथ, वो तो आप बेहतर जानते हो। अनवर भाई, जिस तरीके से आप आजाद उम्मीदवारी का पर्चा आपने दाखिल कर दिया और आप लड़ाई के भी मूड में पूरी तरीके से आ चुके हो, तो क्या ऐसा आपने जो इलाका है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें ऐसा क्या कार्य आपने किया है जो लोग आपको वोट देंगे? भाई, जनवरी का महीना था जब यहाँ के लोग मुझसे टकराए, बोले यहाँ पे बिल्डर हमको परेशान कर रहा है। बिल्डर यहाँ पे लोगों को ना एग्रीमेंट दी है, ना तो कोई चेक दी है, बस आना रूम तोड़ना, बोले कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। उस वक्त यहाँ पे जिशान सिद्दीकी साहब आमदार होने के बावजूद भी यहाँ पे जो न्यूज चैनल वाले हैं, जिस दिन मैं आया था वहां पे, उस दिन एक रियल न्यूज वाले थे, उन्होंने मेरे सामने ही उनका चल रहा था, उन्होंने बोला जिशान सिद्दीकी साहब कहाँ है, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया है और आपका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तब मैंने सुना और मैं उसी दिन से यहाँ पे जुटा हूं काम करने के लिए। मेरे ऊपर एफआईआर होते होते बच गया है। एसआरए ने लेटर दिया कि अनवर शेख के ऊपर एफआईआर करो क्योंकि सरकारी काम में आतंक डाला। मैंने उनको एक वीडियो क्लिप दिया वही न्यूज चैनल का, मैंने कोई सरकारी काम में आतंक डाला नहीं। मैंने इतना ही बोला कि भाई इनको इनके रजिस्टर एग्रीमेंट दो और इनको चेक दो उनके नाम का। ये 96 का ड्राफ्ट एनेक्चर के हिसाब से काम करे, जबकि वो मुमकिन ही नहीं है। 27 साल पहले का, उसके बीच में कितने अमेंडमेंट हो गए, वो कौन देखेगा? यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक बसरा सोसाइटी है, वहां उसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपने खुद के घर, अपने खुद के मफाद के लिए लोगों को सरेआम, लोगों का धज्जिया उड़ा दिया। उन लोगों ने, यहाँ के लोगों का धज्जिया उड़ गई है। उनको ये नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। खुद के मफाद के लिए पूरे पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मतलब आप सीधा सीधा अनवर भाई एलिगेशन लगा रहे हो कि जिशान सिद्दीकी एमएलए होने के बाद भी यहाँ की झोपड़पट्टी को वो नहीं बचा पाए हैं,
तो जब वो एमएलए होने के बाद भी नहीं बचा पाए, हालांकि उन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर के सरकार से झगड़ा किया है, लेकिन फिर भी वो नहीं बचा पाए, तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे उसको बचा लोगे? पहली बात तो मुझे आप ये बताइए, ये मुद्दा चालू हुआ जनवरी के टाइम से, जब मेरे दिसंबर 25 तारीख को मैं पहली बार यहाँ पे पैर रखा, वो काम करा। ऐसा तो मेरा तो यहाँ पे 10-12 साल से ताल्लुकात है, मैं यहाँ रहता भी था इस इलाके में। मेरा ये बोलना है, जब तुम यहाँ के आमदार हो तो यहाँ की हर चीज तुमको मालूमात होनी चाहिए, यहाँ की सुख दुख तुमको मालूम होनी चाहिए। जब 25 दिसंबर को जब अनवर शेख ने यहाँ पे पैर रखा, इस काम की बुनियाद रखा, उस वक्त कोई जिशान सिद्दीकी भले आमदार है, वो यहाँ पे नहीं थे। आपको कई चैनल्स मिल जाएंगे जो लोग पूछ रहे भाई आमदार कहाँ है, ये आमदार का काम है। मैं मानता हूँ उसके एविडेंस दे दूंगा आपको। सही सीधी सी बात है, जिशान साहब ने भी काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, काम किया, लेकिन कब किया? 2 महीना 3 महीना पहले से उन्होंने स्टार्ट किया। उपोषण करने बैठे, उनको काम करने का तरीका ही नहीं मालूम। उपोषण से काम नहीं होता, कानूनी कार्रवाई कानून के हिसाब से ही होता है। जब लेआउट माड़ा लेआउट प्लान है तो एसआरए में कैसे डाला जाएगा? मुझे बताइए आप, कैसे जाएगा एसआरए में? पब्लिक पागल है? ये क्यों उस चीज को नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, तुमने हाउस में आवाज उठाया, कब उठाया आवाज आपने? 2 महीना पहले। ये मसला तो कई सालों से चल रहा है। 25 दिसंबर 2023 से तो मैं खुद काम कर रहा हूं। मेरा ये बोलना है, जब तुम आमदार हो, खाली नाला गटर नगर सेवक का काम है, लादी लगाना नगर सेवक का काम है, ये आमदार का काम नहीं है। आमदार का काम है स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, वुमेन्स कॉलेज बनाना, मदरसे को तामीर करना। ये सब कहाँ है? मुझे एक काम बताइए, एक कॉलेज बताइए। भाई, जिस तरीके से आप एलिगेशन लगा रहे हो कि जो जिशान सिद्दीकी एमएलए होने के बाद भी जो है उन्होंने यहाँ पे कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उनके वालिद साहब की जो हत्या हुई और उसके बाद भी जो है लोगों की एक सिंपैथी जो है वो जिशान सिद्दीकी के साथ जुड़ गई है, ऐसी जानकारियां सब प्राप्त हो रही कि जिशान सिद्दीकी चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जनता उसके साथ है, लोग उसको वोट देने के लिए तैयार है, तो उसको आप कैसे समझा पाओगे? भाई, मुझे किसी को समझाने जाना नहीं है। पहली बात, लोग खुद समझदार हैं कि अगर आप वो वोट जिशान सिद्दीकी को देते हो तो वो वोट बीजेपी में जा रहा है। मसला आपका जमीन घर का है, तो वो जिशान सिद्दीकी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं काम कैसे करूं। उनको काम करने का तरीका ही नहीं समझ में आ रहा, ना उन्होंने कभी जिंदगी में काम किया है। भाई, मुझे भी अफसोस है, बाबा सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया, लोगों ने मारा, मुझे भी अफसोस है इस बात का। लेकिन अफसोस के चक्कर में मैं अपने घरदार झोंक दूं, मेरे हक छोड़ दूं? वो चीज के चक्कर में मैं बोलना चाहिए गुस्ताखे रसूल का साथ दूं? ठीक है ना, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है। मेरा एक मुसलमान भाई का लोगों ने गोली मार के हत्या की, मैं उस पर भी लेटर लिखा हूं कि भाई जो भी हत्यारा है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उस पर भी मैंने लेटर लिखा हूं। अफसोस मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग उसके अंदर अब वो सिंपैथी के अंदर अपना घर बार सब कुछ छोड़ दे। अनवर भाई, क्या लगता है कि ये जो भारत नगर का इलाका है, यहाँ पर ये मसले आज से नहीं काफी वर्षों से चल रहे हैं और लोगों के बहुत सारे विरोध के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिसेज बन चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ इन्वेस्टर है इस इलाके के अंदर, तो झोपड़े वाले क्या ऐसा करेंगे जो कि वो अपने झोपड़े को बचा पाएंगे? झोपड़ा लोग करना क्या? यहाँ के लोग पहली बात तो पढ़े लिखे हैं नहीं। यहाँ के लोग जो गिने चुने जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे अपने हिसाब से हाई कोर्ट बोलो, सुप्रीम कोर्ट बोलो, जहां जहां जैसा जिसको जो समझ में आता है वैसा जा रहा है। रहा सवाल, ये जो पुडारी है ना यहाँ के, कोई इस बिल्डर से लगा हुआ है, कुछ उस बिल्डर से लगा है, कोई ये दिमाग दे रहा है, कोई दिमाग दे रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई करने को मान ही नहीं रहा है। कानून क्या चीज है उनको यही नहीं पता है। सबसे पहली बात, जब तुम किसी को अवेयरनेस दोगे कि कानून के दायरे में रह के काम करो, आपको फायदा होगा, जब भी तो वो लोगों को समझ में आएगा। तुम सिर्फ नाली बना रहे हो, लादी लगा रहे हो, गटर बना रहे हो, तो नगर सेवक का काम है यार। तुमको इस बात को लेके बैठना चाहिए था मीटिंग में, आपको एक ज्वाइंट मीटिंग लगाना चाहिए था कलेक्टर से, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर एसआरए से, कि भाई जब माड़ा लेआउट है 33/5 का हमारे पास प्रावधान है, तो उस ये माड़ा लेआउट में उसी के ऊपर देना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग आगे पीछे आजू बाजू जगह कवर करके फोटोबॉस बना लिए, माड़ा ने जिसको फोटोबॉस बना के दिया, वो बोलते हैं ना गाय बकरी सब एक ही डंडी से ये लोग हका। पहले मेरे पास एक पेपर मैंने निकाला, जब
मैंने जब इसका काम चालू किया तो मेरे हाथ में एक पेपर लगा, वो टाइम में दीवान था। दीवान साहब के टाइम पे म्हाडा एसआरए को लिखती है कि एसआरए से म्हाडा को लिखती है कि आपको ये जो अलॉटमेंट के टेनेंट है इनको 33(5) के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। अब वही डिपार्टमेंट आज लिखता है कि 33(5) नहीं, आपको 310 3310 में ही देना है सबको। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मुझे बताओ ना। अडानी, ये भूतपूर्व बिल्डर जो यहाँ पर है, वो अडानी का ही कंपनी है। जब अडानी साहब के साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कंधे पे हाथ रख के जब मेलजोल है इनका, वो तो दुनिया जानती, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब उनका इतना बड़ा हाथ, ऑफिसर भी दबा है, वो भी अंडर प्रेशर काम कर रहा है। पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। पुलिस तो यही बोले कि भाई मैं क्या करूं, मुझे प्रोटेक्शन देने बोला, मैं दे रहा हूं। सरकारी काम में अड़ंगला मत डालो, आप मेहरबानी करके कोर्ट जाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। पुलिस वही बोलती है। यहाँ कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। अनवर भाई, जब कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, तो आप अकेले जो है इस लड़ाई को कैसे जीत लोगे? देखो, मैं आज तक जो भी काम किया तो ऊपर वाले के दम पे किया, अल्लाह के दम पे किया। और आज भी इलेक्शन में खड़ा हूं ना, तो मैं अल्लाह के दम पे कर रहा हूं। ना मुझे पैसा देना है, ना मुझे पैसा लेना है। मुझे खिदमत खल करना है। मैं एक मोहम्मदिया में से हूँ। मैं वही उम्मीद उम्मत मोहम्मदिया से करता हूँ कि वो आप मेरा काम देख के मेरा साथ दीजिए। मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा शोहरत देख के मेरा साथ मत दीजिए। मेरा काम देख के मुझे साथ दीजिए। और मेरा आपसे एक सबसे गुजारिश है आवाम से कि गुस्ताख रसूल को आप वोट ना देना। भले मुझे नहीं देना, ना दीजिए, लेकिन गुस्ताख रसूल को वोट ना देना, क्योंकि गुने के हकदार आप भी हो जाओ। ऐसा है, देखो, कैंडिडेट मुसलमान है, बड़ी बात है कि अजीत दादा पवार ने कैंडिडेट मुसलमान तो दिया, ऊपर वाले का एहसान है। सिर्फ मेरा ये बोलना है, उनका जो गठबंधन है, आप मुसलमान समझ के वोट दोगे। गठबंधन में बीजेपी है, तुम इनका हाथ मजबूत करोगे मुसलमान समझ के, वो बीजेपी का हाथ मजबूत करेंगे। समझ रहे हो आप? लेकिन जब हाउस के अंदर कोई भी गैजेट पास होता है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो उसमें आमदार वोटिंग करते हैं। तुम इनको मजबूत करोगे, ये वोटिंग तो उनके ही हक पे करेंगे। तो मरना किसी को, हम मुसलमानों को ही मरना है ना, हम दलितों को मरना है, हम जैबी मोहल्ले को मरना है, हम मातंग समाज को मरना है। मरना किसको है? जो नीची जाति के लोग हैं उन्हीं को मरना है, अल्पसंख्यक को मरना है। बात यही है, लड़ाई यही है, बाकी और कोई चीज की लड़ाई नहीं है मेरी। चलिए, जिस तरीके से अनवर भाई ने जो बातें कही है कि कहीं ना कहीं जब हाउस के अंदर कोई भी गैजेट पास होता है तो ये जाहिर सी बात है कि आमदार ही जो है उस पर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो हाथ किसका मजबूत कर रहे हैं? क्या उन लोगों का हाथ मजबूत कर रहे हैं जिनको कौम नहीं चाहती, या उन लोगों का हाथ वो मजबूत करने जा रहे हैं जो कि सारी कुराफात के जिम्मेदार है? लेकिन आने वाले दिनों में जनता बहुत होशियार है। आज का वो दौर नहीं है कि लोग कुछ भी कह दे और लोग कुछ भी मान ले। जनता बाखूबी जानती है कि कौन हमारा समर्थक है, कौन हमारा साथी है, कौन इस्लाम का दुश्मन है, कौन मुसलमानों का दुश्मन है। जनता आने वाली 20 तारीख को उसका निर्णय करेगी। अनवर भाई, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।